और ऑप्शनल अपन शुरू करेंगे सितंबर से, रेडी रहना, ठीक है। सर वो भी जल्दी से करवा दीजिए, नहीं तो फिर मतलब टाइम ज्यादा नहीं मिल पाएगी नहीं, ना क्या क्या उदय भी फिर के लिए। क्या करवाना, जल्दी बताओ। मतलब ये तैयारी जो है ना, और हम लोग का इसी तरह से क्लास लीजिएगा, जैसे इसमें ग्रुप में ही एक पर्सनली ग्रुप व्हाट्सएप पे बना लीजिएगा ऑप्शनल का। हाँ, सोशल ऑप्शनल का, हाँ सही और बोले, हाँ सही, ठीक है ठीक है, वो हो जाएगा। उस उसके बाद ना हम लोग इसी तरह ज्वाइन रहेंगे और आप कुछ पढ़ाइएगा और जो पूछना होगा पूछ तो भी उसका लेंगे। टाइमिंग बताओ, कब पढ़ाना है, टाइमिंग बताओ। सर टाइमिंग आप बताओ कब, टाइमिंग कब रखना है, 8 बजे से रखे या 7:30 से रखे? आपके पास सुबह का टाइम है? अरे सुबह में उठता ही नहीं हूँ। सर सुबह का तो रहने दीजिए, मतलब मैं बताऊं अपने हिसाब से। सर देखिए, जैसे अभी 9 बजे से डिस्कशन होती है तो 6 बजे से ना मैं यही पढ़ती हूँ, जो होमवर्क रहता है जो पढ़ना रहता है 6 से लेकर के 9 तक मैं जितना पढ़ पाती हूँ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद उधर का टाइम दे दीजिएगा 2-3 बजे, 3 से 5 तो सही रहेगा, फिर 5 से 6 मुझे छुट्टी चाहिए। 2 घंटे रहेगी ना ऑप्शनल का। आप बता, आपके पास टाइम कितना है? चलो आप ठीक है, वो अपने सितंबर अनुसार में मैं बताइए। बताऊंगा तुम्हें, ठीक, सितंबर में बताऊँ, चलो ठीक है, छोड़ो अभी 1 तारीख ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक। देखो, शक्ति और सत्ता की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो पहले आपको शक्ति और सत्ता को डिफाइन करना था, ठीक है, संकल्पना स्पष्ट कीजिए। कैसे शक्ति जो सत्ता के रूप में या सत्ता शक्ति के रूप में रूपांतरित हो जाती है, उदाहरण के साथ उत्तर दें, तथा किसी समाज में शक्ति के निर्धारकों की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अमित तो भी ध्यान दो, ये सोशलॉजी ऑप्शनल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, शक्ति किसी व्यक्ति या समूह के दूसरों से उसकी इच्छा न होते हुए भी बात मनवाने की क्षमता है, और शक्ति इस वेद रूप को ही सत्ता कहा जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देना चाहिए था, जैसे देखो, एक डाकू की भी शक्ति होती है, ठीक है, और जैसे एक IAS अधिकारी की एक सत्ता होती है या राजनेता की सत्ता होती है, क्योंकि वो समाज द्वारा ऑथोराइज होती है, पर एक डाकू की शक्ति ऑथोराइज नहीं होती है, ठीक है, तो एग्जाम्पल देना चाहिए था, ठीक है। अब देखो, ये कैसे कैसे शक्ति सत्ता के रूप में या सत्ता शक्ति के रूप में रूपांतरित हो जाती है, अब ये समझाना था तुम्हें एग्जांपल देकर, अब देखते हैं तुमने क्या समझा। शक्ति तथा सत्ता आपस में रूपांतरण। सत्ता का संबंध शक्ति का वेद स्वरूप होता है, अर्थात व्यक्ति समूह के आदेश देने की क्षमता समाज द्वारा वेद्यता प्राप्त होती है, ठीक है। शक्ति का संस्थागत स्वरूप सत्ता में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, और तभी शक्ति को शक्ति की जगह सत्ता कहा जाता है। जैसे राजा की शक्ति, पिता की शक्ति या आधुनिक नौकरशाह की शक्ति वेद शक्ति का उदाहरण है, इसीलिए इसे शक्ति की जगह सत्ता कह सकते हैं, ठीक है। शक्ति की सत्ता की अपेक्षा व्यापक अवधारणा। शक्ति अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली, लोकतांत्रिक समाज में कम महत्वपूर्ण। शक्ति में सत्ता परस्पर परिवर्तित, अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली। ये क्यों, ये लिखने का क्या मतलब हुआ? तो ये मेरे को नहीं समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने लिख दिया कि इतना सा कोई कैसे मतलब ही नहीं हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। शक्ति के निर्धारक। शक्ति का आधार विभिन्न आयामों में भिन्न भिन्न तथा शक्ति के निर्धारक भी कई रूपों में शक्ति की संकल्पना देते हैं, जिसमें हम 3 निर्धारकों की मत है। शक्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत, कार्ल मार्क्स, शक्ति का प्रकार्यवादी सिद्धांत पार्सन्स, और शक्ति का मैक्सवेल का सिद्धांत। आपको इंट्रोडक्शन में वहीं पे डालना चाहिए था। जहाँ मार्क्स शक्ति का आधार आर्थिक मानते हैं, वहीं पार्सन शक्ति का आधार सामाजिक आवश्यकता। मार्क्स के अनुसार शक्ति का उद्भव संपत्ति के उद्भव से मानते हैं, वहीं पार्सन सामाजिक जीवन की आवश्यकता से। मार्क्स के अनुसार शक्ति संबंध में असमानता वेद तथा पार्सन संबंधों की अभिव्यक्ति है। मार्क्स के अनुसार यदि असमानता शोषण आदि है, इसलिए समाज में निजी संपत्ति के अनुमान के साथ संबंधों की समाप्ति बात करें। ये कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है। यही को समझ नहीं आ रहा, तो मैं निर्धारकों को मतलब क्या पूछ रहा है ये? वो मैं बताऊँ, चलो ठीक है। वही पार्सन मतानुसार समाज के मूल्य तथा लक्ष्य को निर्धारण, साधनों नियमों को निर्धारण आदि के लिए सामाजिक नियंत्रण हेतु प्रकारकारी है। शक्ति तथा सत्ता की संकल्पना बहुत ही व्यापक है, क्योंकि शक्ति को दी रूप वेद और अवेद और वेद रूप का ही सत्ता कहा जाता है। निर्धारकों के अनुसार भिन्न भिन्न मत है, जिनसे शक्ति की पूर्णतः व्याख्या करना संभव नहीं, परंतु सभी निर्धारकों को प्रत्येक मत समझा जाए तो वह शक्ति को पूर्ण संकल्पना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, छोड़ो। अब देखो तुमने क्या, देखो सुनो, इसमें क्या लिखा जाना चाहिए था वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से समझना।
तुमने नोट्स अच्छे नहीं सर ने इसमें अच्छे से नोट्स है वो। देखो सुनो, हाँ। शक्ति एवं सत्ता की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। पहले आपको शक्ति को बताना चाहिए था, सत्ता को बताना चाहिए, फिर इनके इसका क्या उद्देश्य होता है, इनके उद्देश्य क्या होता है, फिर कैसे शक्ति सत्ता में रूपांतरित होती है ये समझाना चाहिए था। तो ये अगला डिमांड यहाँ आ जाता, कैसे शक्ति सत्ता के रूप में या सत्ता शक्ति के रूप में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझाना चाहिए था वहाँ पे। फिर उसके बाद देखो उदाहरण के साथ उत्तर दो, उदाहरण देना चाहिए, 2-3 एग्जांपल देने चाहिए था किसी समाज में शक्ति की निर्धारक। अब देखो फैक्टर जो होते हैं, हाँ जो अब आपने यहाँ पे जो लिखे थे ना फैक्टर, ये इस फैक्टर में नहीं, यहाँ पे शक्ति के निर्धारक इनको अच्छे तरीके से बताना चाहिए था कि जैसे भाई ये सामाजिक आवश्यकता मानते हैं, इसके आधार पर ये होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बतानी चाहिए थी। ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे लिखो तभी समझ में आएगा, नोट्सों को बार बार पढ़ो, ठीक है, वो तभी होगा। चलो नगीना सर ये तुम्हारा, शक्ति मैम किसकी बात कर रहा है? सर अरे इसी ये क्वेश्चंस को निकालना मैम दिखाएगी। अरे ऑप्शनल का है, ये ऑप्शनल का है, सोशोलॉजी ऑप्शनल का है। चलो ठीक है, तुम्हारा चेक कर रहा हूँ नगीना। नगीना है ना उपस्थित? हाँ 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 सर। ठीक है, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? ठीक है, तो पहले ग्राम सभा का इंपॉर्टेंस बताना है, पहली डिमांड ये है। अब देखो सिंपल से जब भी है ना कभी इसको, अब जो ग्राम सभा क्या होती है इसको डिफाइन कर दो, इंट्रोडक्शन पार्ट ये बन जाएगा। फिर इसका जो मेन जो पार्ट है वो डिमांड, इसका महत्व क्या है वो बता दो। फिर अगला डिमांड है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब ये टेबल बना के जब भी अंतर पूछे तो टेबल बना के आंसर देना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या लिखा, ग्राम सभा पंचायत राज की मूल संस्था है, यह मुख्य रूप से ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य की निगरानी करती है। शायद और डेफिनेशन अच्छे से लिखो, ये सही डेफिनेशन नहीं है, मतलब ठीक है पर और अच्छा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके महत्व, ये अंडरलाइन किया करो। ग्राम सभा पंचायती राज और ग्राम विकास का आधार है। ठीक है, लोग स्थानीय शासन और विकास पर चर्चा करने और गाँव के लिए आवश्यकता आधारित योजना बनाने के लिए ग्राम सभा के मंच का उपयोग करते हैं। चाहते ना तो आप है ना यहाँ पे ग्राम सभा का जो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी लिख सकते थे, यहाँ पे गांधी जी क्या मानते थे, ये शासन की मूल इकाई क्यों है, तो वो भी लिखा जा सकता। अब देखो और यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं और ज़्यादा, कम से कम भी 3। सर आवाज ही नहीं आ रही थी इधर। आपकी नहीं आवाज नहीं आ रही थी, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा किसी ने भी। अच्छा दोबारा बताऊं कि सर क्वेश्चन हो गया था, आंसर जो पढ़ रहे थे ना उस टाइम आवाज रुक गई थी। चलो ये बता, दिख तो रहा है ना सबको? हाँ हाँ दिख रहा है। चलो ठीक है, अरे बता दिया करो, आवाज़ नहीं आ रही थी तो। चलो सुनो ध्यान से, अब देखो मतलब इसमें क्या करना था, ग्राम सभा को डिफाइन करना था इंट्रोडक्शन में। तो देखो ग्राम सभा पंचायत राज की मूल संस्था है, मुख्य रूप से ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों की निगरानी करती है। इसमें चाहते तो गांधी जी द्वारा जो ग्राम सभा की जो संकल्पना है ना वो लिखा जा सकता तो बहुत बेहतर रहता। ठीक है, या चाहो तो गांधी संकल्पना को कंक्लूजन में भी यूज कर सकते थे। ठीक है, अब देखो ग्राम सभा का महत्व, हाँ क्या हुआ? नहीं ये बोल रही थी कि अगर ग्राम सभा की परिभाषा लिख दे तो। हाँ तो वही तो लिखा है इन्होंने, गरपना अच्छी और थोड़ा और अच्छी डेफिनेशन लिखा जा सकता है। हाँ ठीक है, अब देखो महत्व ग्राम सभा पंचायती राज और ग्राम विकास का आधार है, लोग स्थानीय शासन और विकास पर चर्चा करने और गांव के लिए आवश्यकता आधारित योजना बनाने के लिए ग्राम सभा के मंच का उपयोग करते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, परंतु और इसके कम से कम 3 पॉइंट और आने चाहिए थे। ठीक है, तो नगीना 3 पॉइंट और लिखना चाहिए था आपको। मैं बोला हूँ कि जब भी अगर ऐसे एनसीईआरटी में देखो, सबसे पहले अगर एनसीईआरटी में आपको नहीं मिल रहे तो थोड़ा नेट पे सर्च कर लिया करो। ठीक है, तो 3 पॉइंट और लिखे जाने चाहिए थे इसमें। ठीक है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच अंतर। ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र के सभी वैसे व्यक्ति जो कि मतदान के अधिकारों के सदस्य होते हैं, ये अच्छी बात है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य, पंचों सरपंचों की एक निकाय, ये बहुत अच्छी बात है। ग्राम सभा स्थायी होती है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, सही बात है। ग्राम सभा ग्रामीण स्तर पर एक विधायिका की तरह निर्णय लेती है। ग्राम पंचायत एक कार्यपालिका की तरह जो ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करती है, बहुत अच्छी बात है। ग्राम सभा स्वयं संप्रभु है, यह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बात भी सही है। ग्राम सभा अपनी बैठकों में ग्राम पंचायत के कामों की समीक्षा कर उस पर नियंत्रण करती है, अच्छी बात है। निष्कर्षतः ग्राम सभा पंचायत प्रणाली के महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्राम सभा के कारण ही ग्राम पंचायत सीधे लोकतांत्रिक स्वरूप को धारण करती है, बहुत अच्छी बात है। मतलब बस कुछ कमी लगी, जो यहाँ पे अगर 3 पॉइंट और ऐड कर दे तो और अच्छा आंसर था। फिर भी लगभग 10 में से 3.5 नंबर मिल जाएंगे। तो हाँ बोलो, कौन से 3 पॉइंट ये ग्राम सभा का इम्पोर्टेंस,
ये 3 पॉइंट यहाँ पे 2-3 पॉइंट और लिख देते ना तो और अच्छा रहता। और सब कुछ बढ़िया है, ये शानदार लिखा, टेबल फॉर्मेट में मैं जैसा सोच रहा था वैसा ही लिखा, कंक्लूजन भी ठीक है, इंट्रोडक्शन सब ठीक है, बस वो 3 पॉइंट लिखते तो और अच्छा नंबर मिल जाते। ठीक है सर चलो। इसमें जो अंतर दिखाया है ना मैंने, अंतर पे जैसे लिखा है ग्राम सभा स्वयं संप्रभु है, किसी के प्रति उत्तर है, ये पॉइंट मन में आ रहा था कि इधर लिख दो ऐसे, तो दो जगह हो जाता है ना एक ही पॉइंट। नहीं वो दोनों जगह नहीं, तो थोड़ा और सर्च आउट करते कि क्या इंपॉर्टेंस है। ग्राम सभा खुद से भी तो बना के लिख सकते थे। अरे देखो ग्राम सभा, आप देखो, मैं चलो कुछ पॉइंट अभी बना के बता देता हूँ। ग्राम सभा देखो, ग्राम सभा क्या करती है, जैसे मान पंचायत जो भी कार्य कर रही है तो आप मतलब आप देखो यहाँ पे आपने वो लिखा है, ठीक है, आप इसको वर्ड में चेंज कर दो ना। ग्राम सभा पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा देती है, ये लिखो, इथिक्स वाले वर्ड ला दो ना। ग्राम सभा सुशासन को बढ़ावा देती है, हो गया पॉइंट। तो ये देखो ये इनोवेशन करना पड़ेगा आपको, वो सिलेबस की जब आपको अच्छी समझ हो जाएगी ना सारे GS 1 2 3 4 की, तो वो पॉइंट बन जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक क्या है। तो देखो इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को सब पहले समझाना पड़ेगा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, और इथिक्स में फिर मैं बता रहा हूँ कभी भी एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ो, जैसे अब आप इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको बता देते फिर एक एग्जाम्पल दे देते। ठीक, इसके मुख्य घटक, इसकी डिमांड हो गई, क्या उन्हें सीखा जा सकता है, विवेचना करो, हाँ या नहीं, दोनों में आपको आंसर देना है। विवेचना करने का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की डिमांड आप देखिए, आप आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या लिखा, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य स्वयं की भावनाओं को पहचानने तथा दूसरों की भावनाओं को समझने, फिर इस ज्ञान का उपयोग कौशल और समझदारी तरीके से निर्णय और कार्य करने से। थोड़ा सा यहाँ तक डेफिनेशन तो हमारा सही जा रहा था, यहाँ पे थोड़ा ये कहाँ से लिखा है डेफिनेशन, मतलब ठीक है ऐसे डेफिनेशन, पर थोड़ा आर्टिफिशियल हो गया है यहाँ पे, तो थोड़ा इसको मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक ये सही है, फिर इस ज्ञान का उपयोग कौशल व समझदार तरीके से निर्णय करना, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। ठीक है, अब देखो मैं फिर बताऊँ, यहाँ पे उदाहरण दो। इथिक्स में बिना उदाहरण के आंसर नहीं लिखा जाना चाहिए, चीज़ याद रखना। ठीक है, तो अरे उदाहरण के लिए मैं वो ओनली IAS वालों ने ना अभी एक निकाला है, एक बुक निकाला है इथिक्स का, हिंदी में भी निकाला उन्होंने, तो वो एक बार देख लेना, उसमें आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे हर चीज़ के, इमोशनल इंटेलिजेंस, पारदर्शिता, सबके मिल जाएंगे एग्जाम्पल, तो एक बार वो बुक देख लेना। ठीक है, उड़ान उनकी एक सीरीज आई है ना अभी, मेंस वाली भी उड़ान IAS है, कौन सी है जो भी है, तो उन्होंने इथिक्स का हिंदी में भी निकाला, तो एक बार वो देख लेना। ठीक है, अब संवेगात्मक बुद्धि के घटक क्या होते हैं, स्व जागरूकता, स्व प्रबंधन, स्व प्रेरणा, सामाजिक जागरूकता, संबंधों का प्रबंधन। ठीक है, ये तो अब क्या है, इन्हें सीखा जा सकता है, ये इसका संवेगात्मक बुद्धि के घटकों को सीखा जा सकता है, इन्हें शिक्षा, बुद्धि, कौशल तथा योग व ध्यान से विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी बचपन से संवेगात्मक बुद्धि नहीं रखते थे, अपितु समय और अनुभव से इन गुणों को विकसित किया। राजस्थान के बिश्नोई समाज में, जब भी है ना पॉइंट चेंज करो ना तो ये थोड़ा गैप बढ़ाया करो। राजस्थान के बिश्नोई समाज में पर्यावरण के प्रति संवेगात्मक समझ उनकी परंपरागत संस्कृति में शामिल है तथा नई पीढ़ी उनको अनुसरण कर रही है, ये अच्छा एग्जाम्पल है। परंतु कुछ विद्वान संवेगात्मक समझ को जन्मजात प्रतिभा मानते हैं, अलग अलग व्यक्तियों की सोच, परिवार और समाज और संस्कृति में इसका अलग अलग रहता है। अतः कहा जा सकता है कि संवेगात्मक समझ एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति में कौशल, नेतृत्व और प्रबंधन जैसे गुणों को विकास कर राष्ट्र हित में उपयोग किया जा सकता है। ठीक, कंक्लूजन सही है। यहाँ पे ना देखो थोड़ा जैसे 3 ही पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट और लिखने का प्रयास करो। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, 5 पॉइंटों तक आंसर जरूर लेके जाया करो, 5 से ज़्यादा नहीं, पर 5 पॉइंट जरूर लिखा करो। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे 3 ही पॉइंट लिखे, तो 1 पॉइंट इधर पॉजिटिव में जुड़ जाता है और 1 पॉइंट थोड़ा नेगेटिव में जुड़ जाता। ठीक है, तो चाहे एग्जाम्पल आप बढ़ा दो, कुछ भी हो, और यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहिए था। ठीक है, तो लगभग ठीक है, ये भी आंसर ठीक था, और इसमें लगभग 10 में 3.5 नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जो मैं ध्यान दिया, एक तो एग्जाम्पल लिखो आप, ठीक है, और यहाँ पे 1-2 पॉइंट अपने बढ़ाओ। ठीक है, ठीक है, और किसी ने लिखा आंसर? कहाँ भाग गए सब लोग? आवाज़ आ रही है मेरी?
क्या हो गया, आवाज़ नहीं आ रही थी क्या?